आज अपन बात करेंगे एरोमेटिसिटी के बारे में। तो एरोमेटिसिटी में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है हक्कल रूल, क्योंकि हक्कल रूल के द्वारा ही हम ये प्रिडिक्ट कर पाते हैं कि दिया गया सिस्टम एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है। तो हक्कल रूल की अपने को चार बातें याद रखनी हैं। चार बातें कौन सी? सबसे पहले जो दिया गया सिस्टम है वो होना चाहिए अपने पास, याद रखना, प्लेनर। तो प्लेनर हो, मोनोसाइक्लिक हो, कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड हो और उसके अंदर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो। याद रखना, ये चार कंडीशंस जिस भी सिस्टम के द्वारा फुलफिल की जाती हैं, चाहे वो ऑर्गेनिक कंपाउंड हो चाहे इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो, तो वो हक्कल रूल के अनुसार एरोमेटिक होता है। तो एरोमेटिसिटी के बारे में एक बार वापस बता दूं। हक्कल रूल दिए गए सिस्टम को एरोमेटिक है या नहीं इसको प्रिडिक्ट करने के काम में आता है। और हक्कल रूल ये कहता है कि कोई भी सिस्टम यदि उसमें चार कंडीशन फुलफिल हो रही हैं, पहला प्लेनर, दूसरा मोनोसाइक्लिक है, तीसरा कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड है और चौथा अपने पास है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये चारों कंडीशन जो भी सिस्टम फुलफिल करता है वो निश्चित रूप से एरोमेटिक होता है। अब इन चारों कंडीशंस के द्वारा ही हम इस चैप्टर का अध्ययन करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले कुछ और चीज़ें बता दूं जो एरोमेटिक सिस्टम्स में पाई जाती हैं कि जनरली ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देते हैं। जनरली, ऑलवेज नहीं, क्योंकि जैसे बोरेजिन है, वो बोरेजिन जो है वो एडिशन रिएक्शन देता है जबकि वो एरोमेटिक है। बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है जबकि ये भी एरोमेटिक है। इसलिए ये कंडीशन मस्ट नहीं है, पर जनरली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से दी जाती हैं ऑर्गेनिक एरोमेटिक कंपाउंड्स के द्वारा। सभी एरोमेटिक कंपाउंड्स में पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन होता है और कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड, ये तो चर्चा कर ही चुके हैं। इनके अंदर रेजोनेंस एनर्जी का मान भी ज़्यादा होता है, किसमें? एरोमेटिक कंपाउंड्स में। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, सस्टेन द रिंग करंट। सस्टेन द रिंग करंट का मतलब क्या होता है कि जब अपन एरोमेटिक कंपाउंड्स के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो उनके पाई इलेक्ट्रॉन्स सर्कुलेट करने लगते हैं। तो पाई इलेक्ट्रॉन के सर्कुलेशन के कारण करंट क्रिएट होता है, इसे ही हम रिंग करंट कहते हैं। ध्यान रखना, जो एरोमेटिक सिस्टम्स में है उनमें डायामैग्नेटिक रिंग करंट उत्पन्न होता है। डायामैग्नेटिक रिंग करंट का मतलब होता है कि जब हम किसी सिस्टम के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करें तो सिस्टम के अंदर उत्पन्न मैग्नेटिक फील्ड यानी इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन के अपोजिट होता है, तो उसको अपन डायामैग्नेटिक रिंग करंट कहते हैं। तो एरोमेटिक सिस्टम्स में डायामैग्नेटिक रिंग करंट पाया जाता है। अब अपन एग्जांपल्स देखते हैं जिनके अंदर अपन इन चारों कंडीशंस को अप्लाई करके वो एरोमेटिक हैं या नहीं इसके बारे में पता करेंगे। तो सबसे पहले 4 एनुलिन को देते हैं अपन। तो देखो 4 एनुलिन में क्या है, सीधी सी बात है, इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स वाले प्रॉपर्टी का ये पालन नहीं कर रहा है, इसलिए क्या कहेंगे, ये एरोमेटिक नहीं हो सकता। लेकिन एक चीज और याद रखना, यदि हमारे पास सिस्टम प्लेनर है, कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड है, मोनोसाइक्लिक है, ये तीनों चीजें इसमें हैं, और यदि उसमें 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो सिस्टम एंटी एरोमेटिक होता है। तो इसमें देखो ये मोनोसाइक्लिक भी है, कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड भी है, और 4n पाई इलेक्ट्रॉन, जहां n का मान अपन कितना रख देंगे, 1 रख देंगे, तो ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन भी आ जाएंगे अपने पास। प्लेनर भी है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं अपन, एंटी एरोमेटिक सिस्टम। याद रखना, जो एंटी एरोमेटिक सिस्टम्स होते हैं वो एरोमेटिक सिस्टम्स की अपेक्षा काफी ज्यादा अनस्टेबल होते हैं। जैसे इसके लिए यहां पे लिख रखा है कि यदि पैरा बेंजोक्विनोन के साथ इसकी रिएक्शन करवा दें अपन, पैरा बेंजोक्विनोन के साथ, तो ये डील सेल्डर रिएक्शन देता है अपने को। और यदि इसमें कोई दूसरा रिएजेंट अपन नहीं डालें तो ये खुद ही क्या हो जाता है, डाइमराइज हो जाता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो 4 एनुलिन है, 1,3 साइक्लोब्यूटाडाइन जो है वो क्या है, एंटी एरोमेटिक है और हाईली अनस्टेबल है। और एंटी एरोमेटिक में वही 4 कंडीशन याद रखना, बस एक कंडीशन हक्कल रूल से थोड़ी सी डिफरेंट है। वो कौन सी है, 4 पाई n पाई इलेक्ट्रॉन्स वाली। बाकी प्लेनर भी होने चाहिए, मोनोसाइक्लिक होते हैं और कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड होते हैं। अब जरा 6 एनुलिन, ये तो सब जानते हो आप, बेंजीन होती है और वो
चारों कंडीशन ये सिस्टम फुलफिल कर रहा है, इसलिए क्या हो गया, ये एरोमेटिक हो गया। और जो एरोमेटिक सिस्टम्स होते हैं उनके लिए रेजोनेंस एनर्जी का मान भी क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा। जैसे बेंजीन के लिए कितना अपने पास 36 किलो कैलोरी होती है। इसी तरह से ए टेनुलिन की बात करें, ए टेनुलिन को देख करके ऐसा लगता है कि यहाँ पर यदि एंटी एरोमेटिक वाला कंसेप्ट लगाएं तो एंटी एरोमेटिक क्या कहता है अपने पास कि मोनोसाइक्लिक यानी ये है, कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड ये है, लेकिन इसमें जो प्लेनरिटी है वो प्लेनरिटी नहीं होती है, और प्लेनरिटी नहीं होने के कारण ये एंटी एरोमेटिक काउंट नहीं किया जाएगा। याद रखना, साइक्लोओक्टाटेट्राइन एंटी एरोमेटिक सिस्टम नहीं होता है क्योंकि ये प्लेनर नहीं होता है। बाकी 3 कंडीशंस को ये फुलफिल कर रहा है। और बाय द वे हम इसको प्लेनर बनाने की कोशिश भी करें, जैसे ये प्लेनर बना दिया जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन नहीं है और इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स का अपन ने डीलोकलाइजेशन कर लिया, तो कुछ थ्योरेटिकल मेथड से जिनके द्वारा एनर्जी याद की गई तो एनर्जी क्या मिली, इस बोर्ड फॉर्म की अपेक्षा भी इनकी जो एनर्जी है वो थोड़ी ज़्यादा मिलती है, और डीलोकलाइजेशन करने पर और भी ज़्यादा इसकी एनर्जी बढ़ गई। यानी जो साइक्लोओक्टाटेट्राइन है वो स्टब कन्फर्मेशन में ही क्या रहता है, स्टेबल रहता है। लेकिन याद रखना ये एंटी एरोमेटिक सिस्टम नहीं होगा, ये नॉन एरोमेटिक में काउंट किया जाएगा, मतलब एंटी एरोमेटिक नहीं है, याद रखना। अब जरा अपन 10 एनुलिन की बात करते हैं। क्या कहती है 10 एनुलिन? 10 एनुलिन का यहाँ पे डायग्राम अपन ने बना दिया। अब इसके अंदर क्या होता है, ये 2 H जो दिख रहे हैं आपको, ये जो 2 H, एक ऊपर वाला और एक ये नीचे वाला, यानी इस सिस्टम के अंदर देखो 3 तो सिस बॉन्ड है, एक ये रहा सिस, ये भी सिस है और ये भी सिस है, तो 3 तो सिस हैं। और ये दोनों जो हैं ये ट्रांस बॉन्ड्स हैं अपने पास। अब इन ट्रांस बॉन्ड्स के कारण, ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन के कारण ये जो H हैं वो अंदर की साइड में आ गए और ये दोनों H एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करने के कारण इस सिस्टम में क्या जाती है, नॉन प्लेनरिटी। और नॉन प्लेनर होते ही अपने को पता है ये सिस्टम एरोमेटिक नहीं होगा, अर्थात ये नॉन एरोमेटिक में काउंट किया जाएगा। तो जो 10 एनुलिन है वो इस कन्फर्मेशन में नहीं लिखता है ड्यू टू दिस ट्रांस एनुलर इंटरेक्शन। ये कि 2 अंदर वाले जो H हैं वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, सिस्टम को क्या बना देते हैं, नॉन प्लेनर बना देते हैं। जो 10 एनुलिन का मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन है वो थोड़ा सा यो ट्विस्टेड रहता है, मुड़ा हुआ रहता है अपने पास। और बाय द वे आपने इसको प्लेनर बनाने की कोशिश की इस तरह से, यानी सभी बॉन्ड्स को आपने सिस कर दिया, तो आपको पता है एंगल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी इसमें। जो डबल बॉन्डेड वाला कार्बन है उसका जो आइडियल बॉन्ड एंगल होता है वो 120 डिग्री होता है, और इसमें जो बॉन्ड एंगल का मान है वो 144 डिग्री चला गया। इसका मतलब बहुत ज़्यादा एंगल स्ट्रेंथ की वजह, तो ये और भी ज़्यादा क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। तो 10 एनुलिन क्या हुआ, नॉन एरोमेटिक सिस्टम है और ये अपने पास इस तरह से ट्विस्टेड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। लेकिन यदि अपन यहां से किसी भी प्रकार से इन दोनों अंदर वाले H का इंटरेक्शन खत्म कर दें तो ये 10 एनुलिन क्या बन सकती है, एरोमेटिक। और देखो ऐसे कंपाउंड बनाए भी गए हैं, ये यहाँ पे कुछ नहीं है, बीच में बॉन्ड नहीं है, और इसका स्ट्रक्चर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये भी बना दिया है, इसमें डीलोकलाइजेशन भी कर दिया। अब इसमें किसी प्रकार का कोई ट्रांस एनुलर इंटरेक्शन नहीं है, वो जो अंदर की साइड में एस थे वो हटा दिए गए हों और एक बाहर की साइड में CH2 समूह लग गया, अर्थात इस सिस्टम में अब क्या आ गई, प्लेनरिटी। हालांकि परफेक्टली प्लेनर नहीं होता लेकिन थोड़ी प्लेनरिटी आ गई। इस कारण से ये जो सिस्टम है ए, ये सिस्टम बी और इसी तरह से ये सिस्टम सी, ये तीनों के तीनों ही क्या हो जाएंगे, अब एरोमेटिक हो जाएंगे। हालांकि हैं ये उसी 10 एनुलिन के डेरिवेटिव, जो 10 एनुलिन है वो खुद अपने आप में नॉन एरोमेटिक है, लेकिन अपन ने यहाँ पर जो अंदर वाले एस थे उनका इंट्रैक्शन हटा करके इनको क्या बना दिया गया, इनको अपन ने एरोमेटिक बना दिया है। तो ये याद रखना, ध्यान रखना, एरोमेटिक सिस्टम यदि अपने पास है तो जो उसके बाहर वाले H होते हैं, जो बाहर वाले H होते हैं, जो किस में आते हैं, पैरामैग्नेटिक जोन में आते हैं। किसमें, पैरामैग्नेटिक जोन में, वो हाईली डीशिल्डेड होते हैं। और जब हाईली डीशिल्डेड होते हैं तो उनके लिए डेल्टा का मान भी ज़्यादा आता है, और डेल्टा का मान यहाँ कितना आ रहा है, लगभग 7.0 आ रहा है, कितने, 8H के लिए। लेकिन यदि अपन पास ये देखो दूसरा सिस्टम, अंदर वाले जो H हैं, जैसे इसमें ये क्या है, CH2 है, तो जो अंदर वाले H होते हैं जो कि डायमैग्नेटिक जोन में आते हैं वो हाईली शिल्डेड होते हैं और उनकी डेल्टा वैल्यू जनरली एनुलिन्स में नेगेटिव में चली जाती है। और देखो कितनी चली गई, -0.50 में चली गई अपने पास। जबकि जो बाहर की साइड में से
जो अपने पास पैरामैग्नेटिक जोन में आ रहे थे वो अपने पास हाई डेल्टा वैल्यू रखे हुए हैं। अब जरा 12 और 16 एनुलिन की बात करते हैं तो अपने को पता है 12 और 16 एनुलिन हक्कल रूल का फॉलो नहीं करते हैं। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स इनमें नहीं है, अर्थात ये नॉन एरोमेटिक सिस्टम्स होंगे। कौन, याद रखना 12 और 16 एनुलिन की बात कर रहा हूं अपने पास। और जो ये मैंने लिखा है यहां पर कि ये पैरामैग्नेटिक रिंग करंट प्रदर्शित कर रहा है, तो पैरामैग्नेटिक रिंग करंट का मतलब समझ जाना, ये जो सिस्टम अपने पास ये कैसा हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। और एंटी एरोमेटिक अपने को पता है हाईली अनस्टेबल होते हैं। अब जरा अपन 14 एनुलिन की बात करेंगे। ये 16 एनुलिन का डायग्राम है, ये भी अपने पास नॉन एरोमेटिक की कैटेगरी में आएगा। 14 एनुलिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। देखो 14 एनुलिन में क्या है अपने पास, ये हक्कल रूल का पालन कर रहा है, प्लेनर है, कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड है, मोनोसाइक्लिक है, और इसमें n का मान यदि 3 रख दें तो 4n+2 4 गुणा 3+2 अर्थात 14 इलेक्ट्रॉन आ गए, 14 इलेक्ट्रॉन्स आ गए अपने पास। तो ये अपने पास कैसा हो जाएगा, एरोमेटिक। याद रखना जो बाहर वाले प्रोटॉन्स हैं जो कि किस में आते हैं, पैरामैग्नेटिक जोन में आते हैं। पैरामैग्नेटिक जोन वाले हाईली क्या होते हैं, डी शील्डेड, डेल्टा वैल्यू हाई आती है, और इनकी डेल्टा वैल्यू देखो कितनी आ रही है, 7.68 ppm। और जो अंदर वाले एच अपने पास वो हाईली क्या होते हैं, शील्डेड होते हैं, डायमैग्नेटिक जोन में आते हैं, और वो उनके लिए डेल्टा वैल्यू जनरली थोड़ी नेगेटिव चली जाती है। और कहाँ चलेगी, -0.61। अब याद रखना ये जो कैविटी है थोड़ी छोटी है, और ये 4 एच हैं, ये थोड़ा सा यहाँ पर हिंड्रेंस फील कर रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा स्टेरिक हिंड्रेंस फील कर रहे हैं। तो हम क्या कोशिश करें कि यहाँ पर इनकी द्वारा जो स्टेरिक हिंड्रेंस महसूस की जा रही है थोड़ी सी, उसको रिमूव कर दें। और देखो अपन ने यहाँ पर इसको रिमूव कर दिया, ये कार्बन कार्बन बॉन्ड बना करके इनको जोड़ करके, ये मेथिल ऊपर है, ये मेथिल नीचे है। अब यहाँ बीच में किसी प्रकार का कोई स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है, बीच में रिंग के, जबकि यहाँ थोड़ा सा हिंड्रेंस था। इस कारण इसकी बजाय इसमें थोड़ी एरोमेटिसिटी और बढ़ जाती है, यानी इसमें एरोमेटिक कैरेक्टर थोड़े से और बढ़ जाएंगे। और देखो बाहर वाले जो प्रोटॉन्स हैं उनके लिए डेल्टा वैल्यू अपने पास और भी थोड़ी ज़्यादा चली गई है। और जो अंदर वाले हैं जो CH3 जो डायमैग्नेटिक जोन में आते हैं उनके लिए डेल्टा वैल्यू और भी नेगेटिव चलेगी, और -4.25 डेल्टा के करीब हो गई अपने पास। अब अपन बात करते हैं जरा 14 एनुलिन का और कोई डेरिवेटिव बना लें। अपन ने क्या कोशिश की, पहले तो वो 4 एच थे, उनमें से चारों एच हटा करके बीच में बॉन्ड बना दिए थे। इस बार अपन ने क्या काम किया, एक डबल बॉन्ड को ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दिया। ये अपने पास एक ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड बनते ही ये कैविटी ज्योमेट्रिकल कंडीशंस को अप्लाई करने के लिए क्या हो गई, थोड़ी सी बड़ी हो गई है। अब थोड़ी सी बड़ी हो गई तो अंदर की साइड में एच भी 2 हैं और जगह भी थोड़ी ज़्यादा हो गई, इसलिए अब किसी प्रकार का कोई इंटरेक्शन नहीं है, और ये सिस्टम क्या बन गया अपने पास, एरोमेटिक हो गया। थोड़ा ध्यान रखना, जब भी ट्रिपल बॉन्ड आए तो 2 ही पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं, वो एरोमेटिक है या नहीं, इसकी कैलकुलेशन के लिए। कभी 4 पाई इलेक्ट्रॉन काउंट मत करना कभी भी, जब भी ट्रिपल बॉन्ड अपने पास आए। अब अपन 18 एनुलिन की बात करते हैं। 18 एनुलिन भी वही हक्कल रूल का फॉलो कर रहा है। देखो प्लेनर होता है, कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड है, मोनोसाइक्लिक है, और n का मान यदि 4 पुट कर दें तो 4n+2, यानी n का मान 4 पुट करते ही ये 18 पाई इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, और 18 एनुलिन ही है, इसमें 18 पाई इलेक्ट्रॉन्स ही हैं, अर्थात ये क्या हो गया अपने पास, ये एरोमेटिक हो गया। ये यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इसका पॉइंट ग्रुप लिखा हुआ है, इसके बाद में चर्चा करेंगे पॉइंट ग्रुप वगैरह कैसे निकालते हैं। अच्छा 14 एनुलिन और 18 एनुलिन की एरोमेटिसिटी का यदि कंपैरिजन करें तो 14 की बजाय 18 एनुलिन ज़्यादा एरोमेटिक होती है। ज़्यादा एरोमेटिक इसलिए होगी कि यहाँ कैविटी काफ़ी बड़ी हो गई, और कैविटी बड़ी होने के कारण जो एच हैं उनमें किसी प्रकार का कोई इंटरेक्शन देखने को नहीं मिलता है। जो 20 और 24 एनुलिन्स हैं वो नॉन एरोमेटिक होंगे अपने पास, क्योंकि हक्कल रूल में जो चौथी कंडीशन थी 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, वो कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही। लेकिन जो 22 एनुलिन होगी, जिसका नीचे डायग्राम बना रखा है, वो क्या होगी, एरोमेटिक, क्योंकि वो चारों कंडीशन, यानी ये प्लेनर, दूसरी मोनोसाइक्लिक, तीसरी कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड, और चौथी 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो चारों कंडीशन फुलफिल है, तो ये अपने पास कैसा हो गया सिस्टम, एरोमेटिक हो गया अपने पास। यदि यहाँ पर भी किसी भी डबल बॉन्ड को ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दें, 2 एच हटा करके, तो भी ये सिस्टम क्या रहेगा, एरोमेटिक, जिसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दे रखा है।
याद रखना बाहर वाले प्रोटॉन्स हाईली डीशिल्डेड रहेंगे, अंदर वाले प्रोटॉन्स शिल्डेड रहेंगे। ये केकुलिन का डायग्राम है जिसमें ऑल्टरनेटिव आपको दिखेंगी, यहाँ पे बेंजीन रिंग है और यहाँ पे बेंजीन रिंग है, यहाँ पे बेंजीन रिंग है, यहाँ पे बेंजीन रिंग है, यहाँ पे बेंजीन रिंग है और यहाँ पे बेंजीन रिंग है। ध्यान से देखो, एक तरह से यहाँ पे आपको 6 बेंजीन रिंग्स दिखाई दे रही होंगी। ये इसका बेंजीनोइड सिस्टम है, ये इसका क्विनोनोइड सिस्टम है। क्विनोनोइड सिस्टम में बाहर वाले जो डबल बॉन्ड्स को चेक करोगे तो एक तरह से ये 30 एनुलिन की तरह दिखाई देगी, अंदर वाले डबल बॉन्ड्स को आप देखोगे तो 18 एनुलिन की तरह दिखेंगे। चूंकि ये हक्कल रूल का फॉलो कर रही है, चारों कंडीशन अप्लाई होते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, ये सिस्टम एरोमेटिक हो जाएगा। ये एक दूसरे के क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में चार्ज्ड जो रिंग्स होती हैं उनकी एरोमेटिसिटी की चर्चा करेंगे।